आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का कैसा रहा पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हो आपकी शेयरों पर स्ट्रैटेजी। हमारे साथ कल की आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है सर आपका शो में। साथ ही जो खास मेहमान आज हमारे साथ हैं शो में वो है HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही पूरी रिसर्च टीम परिचय करा दे, बाजार का एक्शन जानेंगे देवांशी आशर से। इन्फोसिस के नतीजों को विस्तार से बताएंगे हमें कुशल गुप्ता। साथ ही उनसे जानेंगे माइंडट्री के नतीजों का क्या हो सकता है अनुमान। पूजा हमें बताएंगी मारुति किस सेगमेंट पर बढ़ाएगी फोकस, और साथ ही आशीष से जानेंगे NMDC के लिए क्या है खबर। सबसे पहले बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज बाजार में 6.25 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। लगातार हमने 10वें सेशन में देखा कि बाजार में अच्छी खासी तेजी दिखाई दी। 5 साल 9 महीने में पहली बार बाजार लगातार 10 दिन तक बढ़त पर बंद हुआ है। और जनवरी 2015, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो जनवरी 2015 के बाद पहली बार घरेलू शेयर बाजार लगातार 10वें सत्र बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी और सेंसेक्स करीब आधा % चढ़कर बंद हुए और निफ्टी बैंक भी 1.5% से ज्यादा चढ़ा। खास तौर पर आज बैंक, NBFC, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट में तेजी देखने को मिली। वहीं FIIs और DIIs के डेटा क्या कहते हैं, इन आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 822 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1276 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का रुख करते हैं। सीधे अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। बाजार ने तेजी का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस तेजी से क्या संकेत मिल रहे हैं? भारतीय बाजारों के लिए एक और दमदार और मजबूती भरा ट्रेडिंग सेशन, और बेहद ऐतिहासिक भी। ऐतिहासिक इस लिहाज से कि जनवरी 2015 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब बाजार लगातार 10 दिनों तक मजबूती के साथ बंद हुआ। जी हां, 5 साल और 9 महीने के बाद, लगभग 6.25 साल के बाद ऐसा हुआ है जब बाजार 10 ट्रेडिंग सेशन तक एक भी बार लाल निशान में बंद ना हुए हों। इससे आप बाजार की ताकत और मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं। और आज का सेशन कई मायनों में इंटरेस्टिंग रहा। फर्स्ट हाफ एकदम सुस्त, कमजोर, निराशा भरा, और ऐसा लग रहा है कि बाजार कुछ और अहम लेवल को तोड़कर नीचे जाने को तैयार है। और सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद जो बाजार घूमा है और जो रिकवरी आई है, गजब की रिकवरी, और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होने में कामयाब रहे। और आप देख सकते हैं निफ्टी 23 मार्च के आसपास जो लोज बने वहां से जो रिकवरी देकर चलता दिखा है, उसकी अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग आज मिली है 11,971 पर। बैंक निफ्टी भी 23,850 के ऊपर बंद होने में फिर से कामयाब रहा। तो बेहतरीन शानदार तेजी के साथ बाजार में रिकवरी हुई और खरीदारी लौटती दिखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के में जो मॉरेटोरियम वाला मामला चल रहा है उसकी सुनवाई चल रही थी और उसका फैसला आना बाकी था, लेकिन उससे पहले ही बैंक निफ्टी ने तेजी को लीड किया और जबरदस्त खरीदारी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए और वहां से बेहतरीन खरीदारी बनती दिखी। तो आज का सेशन डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला था, इस लिहाज से कि एक तो ये कि कमजोर शुरुआत होने के बाद आप पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर होते हुए देखें। दूसरा, हर एक को इस तेजी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और तीसरा, दिन के हाई पॉइंट के नज़दीक जाकर जब आप बंद होते हैं तो ये आपको कॉन्फिडेंस दिखाता है कि बाजार कितना मजबूत है। तो इन तीनों चीज़ों के चलते भारतीय बाजारों में जो आज खरीदारी लौटी है वो काबिले तारीफ है। जी, अब कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी हो निवेशकों की, ये भी आपसे जानेंगे अनिल जी। थोड़ी देर में आपके पास आते हैं फिर से, लेकिन उससे पहले आज के सत्र में जो हमने तेजी देखी आखिरकार वो किन वजहों से रही और खबरों के दम पर किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था वो समझते हैं देवांशी आशर से। देवांशी, जरा बताएं आज कहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट था खबरों के चलते? लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन से बाजार हरे निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है और आज आखिरी 1 घंटे में स्पेशली बैंक निफ्टी में आप
अच्छी तेजी लोअर लेवल से आती हुई दिखी। अगर आप लोज से देखें तो करीब 800 पॉइंट्स की रिकवरी हमने निफ्टी बैंक में देखी है। आज कुल मिला के बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज ये सेक्टर्स थे जहां पे सबसे ज्यादा तेजी आती हुई दिखी। दूसरी तरफ हमने देखा कि फार्मा यहाँ पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। आईटी में भी हल्की कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। सबसे पहले अगर बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो निजी बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे सबसे ज्यादा गेन्स आते हुए दिखे। एनबीएफसी की तरफ से काफी सहारा मिलता हुआ दिखा। इंडिया बुल्स हाउसिंग, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, रेपको होम, चोला फाइनेंस ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी। इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी आज काफी एक्शन बनता हुआ दिखा। एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जैसे स्टॉक्स थे जहां पे अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। और जिस तरह से अनलॉकिंग बढ़ती हुई दिखी है, क्रेडिट कार्ड्स में ट्रांजैक्शंस बढ़ते हुए दिखे और यहाँ पे हमने देखा एसबीआई कार्ड्स में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। रियल एस्टेट इस सेक्टर में भी हमने देखा आज हरे निशान के साथ कारोबार हुआ है। ऑपरा रियल्टी, डीएलएफ, प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में करीब 2 से 3% तक की तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। और साथ ही आज चाय वाले जो स्टॉक्स थे यहाँ पे अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। चाय की जो कीमतें हैं वो पिछले साल की कंपैरिजन में काफी बढ़ती हुई दिखी और इसी के चलते टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मैक्लोड रसल, जयश्री जैसे स्टॉक्स हैं जहां पे अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। साथ ही वायदा बाजार पर आप नजर कीजिए, आज कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे फ्रेश तेजी होती हुई दिखी या लॉन्ग्स बने हैं। इन्फो एज फिर एक बार यहाँ पे अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। लगातार इस स्टॉक में कई दिनों से अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। टाटा केमिकल्स में आज फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए दिखे हैं। आरईसी, टाटा स्टील में भी आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप लूजर्स की तरफ देखें तो आज हमने देखा गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स बनते हुए दिखे। कोफोर्ज जैसे मैंने कहा आईटी स्टॉक्स में हल्की सी कमजोरी आती हुई दिखी है। माइंडट्री, विप्रो ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि आज लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। और आखिर में जी बिजनेस पर जो सुपर हिट कॉल्स आज आपको मिले हैं दिन भर वहां पे काफी कमाई होती हुई दिखी। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक पर जो अनिल सिंघवी ने आपको स्ट्रैटेजी दी थी यहाँ पे अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। जय की तरफ से निफ्टी बैंक, निफ्टी पर कॉल आता हुआ दिखा, अच्छी कमाई वहां हुई है। टाटा केमिकल्स आपको आज चार्ट कॉर्नर में रिकमेंड किया गया था। इन्फो एज आपको रिकमेंड किया गया था वागले जी की तरफ से और यहाँ पे भी अच्छी कमाई आती हुई दिखी है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आखिरी 1 घंटे में बाजार में अच्छी तेजी आती हुई दिखी। दिन भर हमने देखा सुस्त माहौल के साथ बाजार ट्रेड करते हुए दिखे थे। शुक्रिया दिवांशी, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। सीधे आज के एक्सपर्ट के पास चलते हैं, वीके शर्मा जी के पास। शर्मा सर, एक तो लगातार 10वां सत्र बाजार का हरे निशान में, ये तेजी आपको लगता है आगे ये मोमेंटम बरकरार रहेगा? दूसरा, कल के दिन की खरीदारी कौन से स्टॉक में करने की आप सलाह देंगे और हफ्ते भर की निगाह कहां पर रखें? जी, पहली बात यह कि आज जो तेजी जो लीड की है वो सेक्टर चेंज हो रहे हैं। मार्केट अपने खिलाड़ी बदल रहा है। जिस तरह से बास्केटबॉल के अंदर हम टाइम आउट करते हैं और एक तरोताजा खिलाड़ी को अंदर भेजते हैं, ठीक उसी तरह से बैंकिंग ने आज लीड ली है। और बैंकिंग इतना बड़ा सेक्टर रहा है कि इसने जब लीड ली है तो पूरे बाजार पे छाने वाला है और इसकी तेजी कोई एक दिन की नहीं होती, तो ये आगे भी चलने वाली है। हाँ, 10 दिन जो लगातार मार्केट बाजार बंद हुआ है ऊपर, तो 11वें 12वें दिन उसके चांसेस होते हैं गिरने के, पर इसका मतलब ये नहीं कि तेजी समाप्त होती है। वो अगर एक आध बार जब कभी भी गिर जाए 1-2 दिन के बाद, तो फिर नई सिरे से तेजी होगी, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये तेजी जारी रह सकती है। अब एक दिन का स्टॉक बताऊं जी आपको, तो बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप कल एक दिन के लिए ले सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ही अच्छी और यहाँ पे तेजी भी देखने को मिली है, तो 3368 पे आप बजाज फाइनेंस ले सकते हैं। 3315 का स्टॉप लॉस और 3450 का टारगेट लगे हाथों। मैं एक सप्ताह वाला या पोजिशनल ट्रेड भी मैं बता देता हूं आपको। तो ओरेकल फाइनेंस, ये फाइनेंशियल सर्विसेज आज थोड़ी सी, ये है आईटी कंपनी है, तो आज अन्य आईटी कंपनीज थोड़ी सी उसकी सुस्त थी, लेकिन यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली। तो 3152 पे ये स्टॉक लिया जा सकता है। 3050 का स्टॉप लॉस और 3310 का आप इसका टारगेट लेके चलें। 12 सप्ताह के अंतराल के बाद जो साइडवेज करेक्शन था उसको पार करके स्टॉक निकला है और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हालांकि अन्य आईटी सेक्टर के स्टॉक इतना नहीं चले, ये थोड़ा आगे जा सकता है। ये सप्ताह भर में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो एक दिन की खरीदारी बजाज फाइनेंस में करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट वीके शर्मा जी की, और हफ्ते भर की खरीदारी ओरेकल फाइनेंस में करने की सलाह दे रहे हैं शर्मा जी। सर, आपके पास फिर से लौटेंगे, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक राय भी लेंगे, लेकिन अब
सबसे इंपॉर्टेंट नतीजों का सीजन। इन्फोसिस ने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश कर दिए और उम्मीद से बेहतर ही नतीजे जारी हुए हैं। नतीजों पर विस्तार से जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। कुशल, इन्फोसिस के नतीजों में क्या क्या खास रहा? जी, तो इन्फोसिस के आंकड़े अनुमान से काफी बेहतर साइड पर देखने को मिले। इनफैक्ट हर एक फ्रंट पर का, चाहे आप मुनाफा लीजिए या मार्जिन्स लीजिए, काफी कंफर्टेबली ये अनुमान को बीट करते हुए नजर आए हैं। मुनाफे में आप देखिए 14.5% का उछाल हमें देखने को मिला और 4,845 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। हमारा अनुमान करीब 4500 करोड़ रुपए का था। वहीं अगर आप डॉलर आय भी देखें तो वहां पर जो 6% की बढ़त हमें देखने को मिली है। स्ट्रीट का जो एस्टिमेट्स था और हमारा जो अनुमान था वो ऑलमोस्ट 4-4.5% का ही था। मार्जिन्स यहाँ पर आप देखिए एक बहुत ही ज्यादा अपबीट हमें परफॉर्मेंस आती हुई नजर आई है और 25.3% के ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 22.7% पर थी। इनफैक्ट कंपनी ने जो आगे के लिए FY21 की जो रेवेन्यू गाइडेंस और मार्जिन गाइडेंस है उसको भी अपवर्ड रिवाइज किया और अब जो नई गाइडेंस है 2 to 3% रेवेन्यू के लिए और 23 से 24% की मार्जिन गाइडेंस कंपनी ने दिया। इंटरिम डिविडेंड भी देखें तो 12 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इन्होंने ये इंटरिम डिविडेंड घोषित किया और साथ ही कंपनी का जो डिजिटल रेवेन्यू कारोबार है वहां पर ज्यादा कंट्रीब्यूशन अब आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अब 47.3% हो गया है। और साथ ही वर्टिकल ग्रोथ की अगर आप बात करें तो वहां पर BFSI और रिटेल जो इनके सबसे बड़े रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर हैं वहां पर काफी बेहतर साइड पर हमें इस क्वार्टर में रिकवरी देखने को मिली। शुक्रिया कुशल इस बातचीत के लिए आपका। और इन्फोसिस के गाइडेंस पर कंपनी के CEO और MD सलिल पारेख ने क्या कहा, चलिए देखते हैं। पहले जो मार्जिन गाइडेंस has been increased or the revenue guidance has been increased, both of those are coming from what we've seen with our book of business and the confidence that the clients have in what we're doing. A lot of that work comes from the digital work that we're doing with our clients on their transformation journey and how we're supporting them in the cloud business. जी शर्मा जी, आपके पास आ रहे इन्फोसिस के नतीजे एज पर एक्सपेक्टेशन आए हैं और साथ ही अब शेयर कैसे रिएक्ट करेगा कल? थम्स अप। भले ही इनका जो आवाज हो CEO मिस्टर पारेख की हम तक अच्छी तरह से नहीं पहुंची हो, लेकिन मार्केट को ये जो संकेत हैं, जो रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो मार्केट से अपेक्षा से बेहतर और ऊपर से जो गाइडेंस को रेज करना कॉन्फिडेंस देने वाला होता है। तो कल हमारे लिए 2 इंजन काम करेंगे, IT और साथ में बैंकिंग भी। तो मैं समझता हूँ कि ये मार्केट की सेहत के लिए अच्छा है और थोड़ा सा चिंता देने वाला है बियर्स को जो कहीं गलती से शॉर्ट बैठे हों। जी चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी कुशल का रुख करते हैं, क्योंकि कल मिड कैप IT कंपनी माइंडट्री सितंबर तिमाही के नतीजे जारी करेगी और नतीजों का अनुमान क्या कहता है इस पर पूरी रिसर्च लेकर कुशल के पास ही सीधे चलते हैं। कुशल बताएं। जी, तो माइंडट्री के नंबर्स जो हैं वो कल आने वाले हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर्स बेहतर साइड पर ही आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर आप यहाँ पर मुनाफा देखें तो करीब 9.5% बढ़कर 233 करोड़ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और साथ ही कंपनी के जो डॉलर आए हैं वहां पर भी 4% का उछाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर आप कंपनी की मार्जिन भी देखें तो 13.8% पिछले क्वार्टर में थी और अब इस क्वार्टर में जो एक्सपेक्टेशंस है वो 15.3% की है। कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में अगर आप देखें तो रेवेन्यू 2.6% तक बढ़ने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। और ये अगर आप देखें तो कंपनी के हिसाब से जो डील पाइपलाइन है आगे के लिए वो देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट कमेंट्री में, और साथ ही जो इनके टॉप क्लाइंट कंट्रीब्यूट करते हैं इनके ओवरऑल रेवेन्यू में, उनका स्पेंडिंग का क्या रुझान है आगे आने वाले तिमाहियों के लिए, ये देखना बेहद अहम होगा। शुक्रिया कुशल फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मारुति सुजुकी से जुड़ी हुई खबर है। SUV सेगमेंट पर फोकस बढ़ाने की कंपनी की योजना है और इस रणनीति में बदलाव के कारण क्या है? पूजा, हम आपके पास आ रहे हैं। मारुति सुजुकी को इस बदलाव से कितना फायदा होगा? जी, मारुति अपना फोकस अब SUV में बढ़ाते हुए नजर आएगी और खबर आ रही है कि 2023 तक 5 स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल लॉन्च करने की योजना है मारुति की। कंपनी हर 6 माह में करीब एक नई SUV लॉन्च करेगी और
हर एसयूवी के दाम में करीब 45,000 से 50,000 का अंतर है। इसमें हम आपको बता दें कि 10 लाख से ज्यादा कीमत वाली कैटेगरी पर कंपनी का फोकस रहेगा और 2020 में जो भी पैसेंजर व्हीकल कंपनी ने लॉन्च किए थे उसमें एसयूवी का 50% हिस्सा था। तो हम आने वाले समय में देखेंगे कि ये जो हिस्सेदारी है एसयूवी की ये और बढ़ते हुए नजर आएगी। और अगर सितंबर की बात करें तो मारुति सुजुकी का इस सेगमेंट में करीब 23% मार्केट शेयर भी था। अब हम इसके कॉम्पिटिटर्स आपको बता देते हैं कि आने वाले समय में मारुति का कंपटीशन किनके साथ होगा। 2021 के मध्य तक महिंद्रा मराजो लॉन्च होने वाली है, तो ये कॉम्पिटिटर है मारुति के सामने। इसके अलावा टाटा नेक्सन, किया सोनेट, hyundai क्रेटा जैसी गाड़ियां हैं जो कि 2022 में ही ये सभी गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। तो इन सभी गाड़ियों के साथ मारुति का कंपटीशन भी रहेगा, लेकिन हम आने वाले समय में देखेंगे कि एसयूवी सेगमेंट में मारुति का जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा इन 5 लॉन्चेस की वजह से। जी शुक्रिया पूजा फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। शर्मा जी, इनफैक्ट मैं यही समझना चाहूंगी आपसे कि ये जो फोकस शिफ्ट है मारुति का सेगमेंट पर, ये क्या इनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है नियर टर्म्स में? जब आपके पास कैपेसिटी हो, वो चीजेज वाइज जब एक सी रहती है, तो ऐसे वक्त में आप हाई वैल्यू एडेड आइटम्स अगर बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। और ध्यान रखा जाना चाहिए कि मारुति का जो मार्केट शेयर 50% है वो ऐसे ही नहीं है, वो नब्ज समझती है। और अगर जो कंज्यूमर है वो अगर चाहता है कि हमें हमारे दामों पे हमारी फैसिलिटीज वाली अगर एसयूवी मिले तो मारुति उनको देगा। और ये ध्यान भी ये रखना चाहिए कि ये कल के लिए भी तैयार है, आगे के लिए जो इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी उनके अंदर भी तैयारी मारुति की अच्छी है। तो कुल मिला के कोई वजह नहीं मारुति को छोड़ के जाने की। जी सर, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनएमडीसी के लिए ये अच्छी खबर आई है। नगर नार प्लांट के डीमर्जर को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और इस डीमर्जर से एनएमडीसी को अब कितना फायदा होगा, ये पूरी जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष जी बताइए। देखिए, एनएमडीसी के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट ने नागरनगर स्टील प्लांट के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। अगस्त के महीने में हमने देखा था कि बोर्ड ने सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, अब कैबिनेट से अप्रूवल आ गया है और ये भी कहा जा रहा है कि डीमर्जर के बाद इस प्लांट का जो है स्ट्रैटेजिक विनिवेश किया जाएगा। दरअसल अगर आप देखें तो इससे एनएमडीसी को इसके लिए फायदा होगा कि एनएमडीसी इस प्लांट के ऊपर करीब 21,000 करोड़ खर्च कर चुकी है। और प्लांट अगर आप देखें, खासतौर पर जो पूरा स्टील बिजनेस है इसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी अगर ये डीमर्जर सक्सेसफुल होगा तो जो एनएमडीसी के शेयर होल्डर्स हैं इनके लिए वैल्यू अनलॉकिंग होगी और साथ ही साथ जो एनएमडीसी की बुक्स पर वर्किंग कैपिटल का लोड है वो भी कम होते हुए नजर आएगा। एनएमडीसी के जो रिटर्न रेशियोज हैं वो सुधरेंगे और कंपनी के जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, फ्री कैश फ्लोज हैं, वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते आप देखिए कि स्टॉक ने पॉजिटिव रिएक्शन भी दिया। शुक्रिया आशीष इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपका। चलिए अब शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का वक्त हो गया है। पीके शर्मा जी हमारे आज शो के खास मेहमान भी हैं। शर्मा जी, आज कौन सा ऑप्शन बताएंगे जो कल बम्पर कमाई करा सकता है? दोबारा नमस्ते आपको स्वाति जी और आपके सभी दर्शकों को। एक्सिस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसका मैं ऑप्शन लेकर आया हूं। तो ग्राउंड वर्क बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर अगर हम सीरीज के अंदर देखें तो इसके अंदर अभी भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है और अब आगे चल के जो समाचार आए हैं वो बैंकिंग को और ऊपर लेके जाने वाले हैं। तो उस दृष्टि से एक्सिस बैंक में आप 480 की कॉल ले सकते हैं। तो मैं पिछला भाव भी बता रहा हूँ कि 15 रुपए 70 पैसे पे कॉल क्लोज हुई थी। स्टॉप लॉस रखें 13 रुपए का और टारगेट रहेगा 22 रुपए का। तो ध्यान रखा जाना चाहिए एक्सिस बैंक के, और आपका टारगेट कल ही हो जाना चाहिए। आइशर मोटर एक ऐसा स्टॉक है जो अपने बहुत ही उच्चतम लेवल पे पहुंचा है और इसके अंदर भी हमने देखा कि कल आज थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है और स्टॉक सिर्फ 2% ऊपर गया। तो यहाँ पे मैं 2300 की कॉल सजेस्ट करता हूँ 52 रुपए पे लेने के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 40 का और टारगेट रहेगा 72 रुपए। ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ऑप्शन के ट्रेड होते हैं ये 3 या 4 सेशन से ज्यादा इनको कैरी फॉरवर्ड न करें, या तो स्टॉप लॉस होगा या ट्रिगर होगा और अन्यथा आप निकल जाएं। एक दूसरा, जैसे भाव ऊपर जाता है स्टॉप लॉस को आप ऊपर बढ़ा दें। तो एक ट्रेडर को
कभी भी एक बार भाव आ जाए उसको घाटा होने की कोई भी संभावना नहीं रहनी चाहिए। और कल के लिए क्या बाजार पर स्ट्रैटेजी रखे? अनिल जी आपके पास आ रहे हैं फिर से। कल वीकली वायदा की एक्सपायरी है, ऐसे में अब आज की रिकवरी के बाद क्या स्ट्रैटेजी रखी जानी चाहिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स अहम होने जा रहे हैं? भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 7500 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो यानी कि उम्मीद यही है कि अमेरिका में एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहना चाहिए। और भारतीय बाजारों में भी 2 दिनों की सुस्ती के बाद आज जिस तरह से निचले स्तरों से खरीदारी लौटी, तकनीकी तौर पर बाजार और मजबूत हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात एक और, कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी है और उससे पहले बाजार में ढेर सारे शॉर्ट्स ऐसे हैं जो कवर होने के लिए तैयार है। तो ये 3 ट्रिगर ऐसे हैं जो बाजार में कल भी आपको सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। और अब ऐसे में 11,825, 11,875 निफ्टी पर कल भी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और 12,025 आखिरी बाधा है निफ्टी के लिए। अगर 12,025 को पार करके निफ्टी टिका तो फिर 12,100, 12,150 तक की रफ्तार पकड़ने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 23,500 के आसपास मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर और वो सपोर्ट होल्ड करके बाजार ऊपर आने की कोशिश करता हुआ दिखा है। अब 24,200 हल्की रुकावट का लेवल है। एक बार 24,200 पार हुआ तो बैंक निफ्टी 24,400, 24,500 की तरफ बढ़ने को तैयार है, जो अगर कल भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन ओवरऑल सेटअप मजबूत है। गिरावट में खरीदारी का मार्केट है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। डरने घबराने की कहीं कोई खास आसार दिख नहीं रहे। ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन और कमजोर ट्रेडर्स के सिस्टम से बाहर होने के बाद बाजार फिर से तेजी की रफ्तार पकड़ने को तैयार है। तो देखते हैं बाय ऑन डिप्स के मार्केट में अच्छे लेवल्स पर जब भी करेक्शन मिले खरीदारी करते रहें। यह स्ट्रेटेजी आपके लिए सही काम करती हुई नजर आएगी। जी शुक्रिया अनिल जी, कल के लिए बाजार की स्ट्रैटेजी बताने के लिए और किन अहम लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए वो बताने के लिए। शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं फिर से। अब जब लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर समझा जाए तो 6 महीने से 1 साल तक की अवधि के लिए कौन सा फेवरेट स्टॉक है आपका? जी, अब ये समय है थोड़ा गियर बदलने का और इस वक्त आईटी के साथ साथ मैं गियर बदल रहा हूँ थोड़ा सा फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग की तरफ। तो एक ये जो अभी जो एक तलवार लटक रही थी बैंकों के ऊपर, वो जो निकल गई है। सरकार अपना ब्याज पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो सरकार उसका वहन करेगी, बैंकों पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। तो उस दृष्टि से बैंकिंग वापस एक तरोताजा नई हवा में जाने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो पिक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। बहुत ही उम्दा बैंक है और इसके पास इन्होंने कैपिटल अभी रेज की थी हाल ही में, और तो उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी है करीब 16.3 हो गई है और इनके जो एनपीएस हैं वो भी काफ़ी कम है। 5 ग्रॉस जो है 5.5 % है और जो नेट है वो काफ़ी कम है। आगे चल के अगले 2 साल के अंदर थोड़ा सा 6 महीने के बाद इनके एनपीएस थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद में वापस कम होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा वेल प्लेस्ड है, बिकॉज इसकी जो कासा रेशियो है वो 42% के ऊपर है और इनके जो बड़े लोन हैं, अभी जो इंडस्ट्री लोन जो दिए जा रहे हैं वो -A और हायर कैटेगरी वालों को ही दे रहे हैं। तो किसी प्रकार का नया एनपीए होने का यहाँ पे सवाल नहीं उठता है। तो ये देखते हुए कि बहुत सारी इनके पास सब्सिडीज भी हैं, वैल्यू बहुत है, तो 407 रुपये पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टर ले सकता है और 496 का जो हमारा टारगेट है इंस्टीट्यूशनल टीम का, वो आपको करीब 22% रिटर्न साल में दे सकता है। अपने भाव से लें और कभी भी आपको लगे मार्केट एक तरफ चलता नहीं है, 10-15% भी मिल जाए तो हाल ही में फिर प्रॉफिट वर्क करके दोबारा स्टॉक में चढ़े, ऐसा भी संभव है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आईसीआईसीआई बैंक रखने की सलाह दे रहे हैं वीके शर्मा जी। चलिए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका जी हमारे साथ है। नितिन जी बताइए, कल वीकली वायदा की एक्सपायरी पर ऑप्शन के कहां पर मौके बनेंगे? वीकली एक्सपायरी और लग रहा है फिर से दमदार वीकली एक्सपायरी होनी चाहिए कल। और अभी तो एसजीएक्स निफ्टी 75 पॉइंट ऊपर है, बट अगर कल 12,000 की कॉल ऑप्शन हमें थोड़ी सस्ती मिलती है, यानी कि अगर 30-35 रुपए में मिले तभी खरीदेंगे। अगर बड़ा गैप अप हो जाए तो फिर देखना पड़ेगा।
बट आज की क्लोजिंग के हिसाब से 15 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है 12,000 की कॉल में, और ये कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। और ये कॉल ऑप्शन टारगेट्स 70, 65, 70 ऐसे हो सकती है कॉल ऑप्शन। तो एक तो ये है, अगर स्टॉक में काम करना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 दिन से मोमेंटम है, हो सकता है कल इसमें बाइंग मिले आपको, तो 2320 तक के टारगेट होंगे और स्टॉप लॉस हमें 2250 का रखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ। ओके, आपने रिलायंस स्टॉक भी बताया रिलायंस पर और इंडेक्स में निफ्टी। चलिए नितिन जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, और साथ ही शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आज आप शो में शामिल हुए। तमाम रिसर्च एनालिस्ट हम तक एक्सक्लूसिव खबर पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जुड़िए जी बिजनेस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।